बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इस पर अब तक हमने बहुत सारी बातों को सीखा था। जैसे हमने जाना सबसे पहले डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, फिर डी ब्रोगली इक्वेशन के बाद में हमने डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट सीखा। उसके बाद हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सीखा कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। उसके बाद हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में जाना था। तो ये बहुत सारी बातें हम इस चैप्टर में सीख चुके हैं। और आज हमको जिस पर बात करनी है वो है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, त्रिज्य तथा कोणीय तरंग फलन। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। जरा पिछले एपिसोड को याद करो, पिछली क्लास को याद करो, जिसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात की थी, श्रोडिंगर तरंग समीकरण की बात की थी। वहाँ याद हो तो जब हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण निकाली थी तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0, ये निकाला था। तब हमने क्या कहा था? तब हमने कहा था साई यहाँ पर वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन को क्या बताया था? हमने कहा था कि यह न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। याद करो आप, हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ साई कहा था, साई के गुण, तो हमने कहा था कि साई क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस के या नाभिक के चारों ओर पाए जाने की संभावना या प्रायिकता है, जिसको ये बताता है। तो वहां जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें तो वहां साई को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से यानी कि एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया था। आप जानते हो कि एक्स वाई और जेड ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनको हम कार्तिकेय निर्देशांक भी कहते हैं। तो उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को आज हम यहाँ इस पर चेंज करेंगे, हम पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, यानी कि हम गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक की बात करेंगे। उसको पहले समझने का प्रयास करें, उसके बाद फिर हम आगे जो रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन है उस पर जाएंगे। एक डायग्राम की सहायता से इसको समझने की कोशिश करें। इसको मान लीजिए हम y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और मान लीजिए यहां कोई एक इलेक्ट्रॉन है। यहां हम ये O कह देते हैं, जो ओरिजिन पॉइंट है, यहां पर हम कोई P कह देते हैं। इसको आप समझने की कोशिश करें। ये जो एंगल है इसको हम थीटा कहेंगे और इस एंगल को हम फाई कहेंगे। ये जो आर है ये आर साइन थीटा, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर आर साइन थीटा कॉस फाई। ये वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे आर साइन थीटा, मैं यहाँ लिखता हूँ आर साइन थीटा साइन फाई, और ये z पर लिखेंगे हम, ये z कोऑर्डिनेट पर लिखेंगे r cos थीटा। क्या है समझने की कोशिश करें। हम कह रहे हैं मान लीजिए ये न्यूक्लियस का ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित है और ये कोई डिस्टेंस है जिसको हमने r कह दिया, यानी कि न्यूक्लियस से वो दूरी वह जहाँ पर के इलेक्ट्रॉन इस समय उपस्थित है। हम हाइड्रोजन एटम को लेकर चले, यहाँ पर कि वो हाइड्रोजन एटम कैसा है, हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है। तो जो पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आर थीटा और फाई। बात को फिर समझें। जैसे हम कह रहे थे एक्स वाई और जेड ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई और जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। इसी तरह से आर थीटा और फाई क्या कहलाते हैं, इनको कहते हैं पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं आर थीटा और फाई। इसको अब हमें समझना है। पहले आपकी बात समझ में आ गई, इस एंगल को थीटा माना जो जेड के सापेक्ष है, इसको जो वाई के सापेक्ष है उसको हमने एक्स प्लेन पर जो है उसको हमने फाई कहा है,
और ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डिस्टेंस है। ये जितनी दूरी पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको हमने r से रिप्रेजेंट किया है। अब इसको आप पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को समझने की कोशिश करें। जैसे मानो हम कहें कोई वेव फंक्शन साइन, इसको हम यदि ये x y z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हम कहेंगे ये x x y y एंड z z, यानी कि ये x का फंक्शन है, y का फंक्शन है और z का फंक्शन है। इसी तरह से जब हम इसको पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से बात करेंगे r थीटा और फाई, इससे रिप्रेजेंट करें r थीटा फाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर r, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ कैपिटल थीटा बनाएंगे, फिर इसको लिख देंगे थीटा, और फिर ये कैपिटल फाई बनाकर यहाँ इसको हम ये फाई लिख देंगे, r थीटा और फाई, यानी कि r इस r का फंक्शन है, थीटा इस थीटा का, और ये फाई इस फाई का फंक्शन है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब है क्या कि ये जो r है इसकी जो हम बात कर रहे हैं ये किस पर डिपेंड करता है, ये दो क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। एक तो करता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने सीखा है स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा रिप्रेजेंट करता है, ये निर्भर करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये जो r है ये दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, n पर और l पर। ये जो थीटा है ये किस पर निर्भर करता है, ये l पर और m पर, यानी कि ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। और ये जो फाई है ये केवल किस पर डिपेंड करता है, ये m पर डिपेंड करता है। फिर समझ लें, ये r प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। यदि आपको पिछली कक्षा याद हो तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था n यहाँ क्या बताता है, n बताता है साइज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, उसके हमें आकार का पता चलता है, हमें एनर्जी का पता चलता है, एनर्जी का। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है शेप, इससे हमें शेप का पता चलता है। और m से क्या पता चलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन यानी कि क्या बताता है, अभिविन्यास बताता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स में मिल रहे हैं उनके ये साइज को बताएगा, या हम कहते हैं एनर्जी को बताएगा, यह शेप बताता है या आकृति बताता है, और यह ओरिएंटेशन या अभिविन्यास बताता है। यहाँ एक बात और गौर करें, जब बोर ने कहा था और उसने कक्षा नाम दिया था, इसको शेल कहा था या हमने उसको ऑर्बिट भी कहा था, वो 2 डायमेंशनल बात कर रहे थे, वो द्विमीय पृष्ठ की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम वेव मैकेनिक्स पर जाते हैं वहाँ ये अब ये 3 डायमेंशन की बात करते हैं, ये त्रिविमीय बात करते हैं, और वहाँ पर ये साइज, शेप और साथ साथ ये ओरिएंटेशन की भी बात करते हैं, अभिविन्यास की भी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होगा। तो इसको यहाँ शेप और ये ओरिएंटेशन इन दोनों को मिलाकर एक किया, तो उन्होंने लिखा कि ये साई, इसको हम r थीटा और फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से, ये r, ये n और l, और इनको मिलाकर उन्होंने एक कह दिया y, जिसको उन्होंने कहा l और l। अब ये जो r है ये क्या है, ये रेडियल वेव फंक्शन है। आप समझे, ये क्या है, रेडियल वेव फंक्शन, और ये क्या है, ये एंगुलर वेव फंक्शन है, एंगुलर वेव फंक्शन। तो जो हमने आज क्लास की शुरुआत की थी, हमने शुरू में लिखा था रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। अब आप समझिए ये रेडियल वेव फंक्शन है, मतलब ये दूरी रेडियस से बता रहा है कि न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन जहां वो उपस्थित है उसके पाए जाने की दूरी कितनी है। ये रेडियल वेव फंक्शन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर, ये साइज और शेप की बात कर रहा है। और ये जो एंगुलर वेव फंक्शन है जिसको हम कोणीय तरंग फलन भी कहते हैं, ये 2 बातों पर निर्भर करता है। इसको हमने कहा एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर, ये साथ साथ आकृति के साथ साथ ये ओरिएंटेशन भी बताता है। इसको एक बार यहाँ पर और थोड़ा समझते चलें
कि आकृति का मतलब क्या। जैसे जैसे हम समझे कि एस ऑर्बिटल है, ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। जो पी ऑर्बिटल है वो डंबल शेप होता है, और ये जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, वो डबल डंबल शेप होता है। एफ ऑर्बिटल ट्रिपल डंबल शेप होता है। तो ये किसको बता रहा है, आकृति को। साइज तो आपके समझ में आ गया। पहले तो हमने साइज की बात की, साइज के बाद आपके आकृति समझ में आ गई कि वो स्फेरिकल है या डंबल शेप है या डबल डंबल शेप है या वो ट्रिपल डंबल शेप है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या, ओरिएंटेशन का मतलब ये कि वो एक्स कोऑर्डिनेट पर है या वाई कोऑर्डिनेट पर है या जेड कोऑर्डिनेट पर है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये जो एंगुलर वेव फंक्शन है, इससे हमें साथ साथ ओरिएंटेशन का भी पता चलता है। तो यहाँ आपके बात ये समझ में आ रही होगी इस पूरे उससे कि एंगुलर वेव फंक्शन क्या है और रेडियल वेव फंक्शन क्या है। अब इसके आधार पर, एंगुलर वेव फंक्शन और रेडियल वेव फंक्शन के आधार पर अब हम प्रोबेबिलिटी कर्व्स की बात करेंगे। इसको समझने की कोशिश करें। पहले हम लिख रहे हैं रेडियल वेव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का बात आपके समझ में आ रही होगी। हम यहाँ केवल साइज की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेडियल वेव फंक्शन है, साइज बता रहा है, शेप बता रहा है, ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहा है। आपको याद, जब हम पहले बात कर रहे थे, जब प्रॉपर्टीज ऑफ साई की बात की थी, तब हमने ये कहा था कि साई क्या है, वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमने ये कहा था कि ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें हमें कई ऐसी वैल्यूज मिलती हैं जिसमें साई की वैल्यू नेगेटिव भी आती है। मैंने आपसे कहा था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय साई, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को या संभावना को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जैसा पहले हमने क्लास में सीखा था कि साई की वैल्यू कई बार नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है। तो फिर उन्होंने कहा था कि क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाया था और उसको साई की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर इंस्टेड ऑफ साई, साई की जगह साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया था कि यदि नेगेटिव भी वैल्यू आती है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ अभी हम केवल जो बात करेंगे वो केवल पहले साई के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, साई के संदर्भ में बात करेंगे, और उसके बाद हम उसके निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आखिर बनाएंगे कैसे। तो पहले यहाँ समझ लें कि ये जो चीज़ है ना, ये तो बता रहा है, ये एक्स एक्सिस पर तो डिस्टेंस बता रहा है। डिस्टेंस का मतलब क्या, कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। और ये वाई एक्सिस पर क्या है, ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का कारण है। बात समझ आती है। अब सबसे पहले हम बनाए, मान लीजिए 1s, किसके लिए बनाए, 1s। 1s के लिए आपको मालूम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1 और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी। ये आपके समझ में आ गया। यहाँ पर हम ये वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये r यानी कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब जरा हम पुरानी अवधारणा को समझें। ये न्यूक्लियस है, आप जानते हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तो वही बात हम यहाँ कर्व कैसा मिलेगा हमें, ये हमें इस तरह से मिलेगा। ये कर्व क्यों मिल रहा है कि यहाँ तो न्यूक्लियस से पर के आसपास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। ठीक है। और जहाँ हम जानते हैं, ये हम पहले भी पढ़ कर आए हैं और कई बार हमने इस बात को रिपीट भी किया है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90% या उससे अधिक हो, वो ऑर्बिटल कहलाता है। तो ये किसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये है 1s के लिए। एक और बनाते हैं, ये मान लीजिए n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 0। बात आपके समझ में आ गई होगी। ये 2s की बात कर रहा है। यहाँ पर वही ये वेव फंक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात हो रही है। ये आप जानते हैं ये क्या है, 4π² r², यहाँ भी हम चाहे तो लिख सकते हैं 4π² r²।
r²r, यही है। ठीक है, तो अब यहाँ समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या कि ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पहले कम हो जाएगी, ये 0 होगी और उसके बाद ये इस तरह का कर्व हमें 2s में मिल जाएगा। यहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पर साई का मान नेगेटिव भी हो सकता है। समझने की कोशिश करोगे, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती जा रही है, यहाँ पर आकर शून्य हो गई, वापस से फिर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बढ़ी है। इसको इस डायग्राम से समझिए। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस, यहाँ पर हम कहें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, धीरे धीरे करके ये कम होती जा रही है। उसके बाद जहाँ पर ये 0 हो गई और वापस से ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वाला, और उसके बाद वापस कम हो रही है। इस तरह से अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह का डायग्राम आ रहा है कुछ। अब आप समझो, यहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, उसके बाद धीरे धीरे करके ये कम होती जा रही है, और यहां आने के बाद में फिर ऐसी संभावना है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये जगह यहाँ 0, और उसके बाद वापस से आ गया। तो ये किसके लिए, ये 1s के लिए, ये किसके लिए, ये 2s के लिए। अब इससे आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पहले न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने आर की वैल्यू कम है, तो न्यूक्लियस के पास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम है, धीरे धीरे कम हुई, यहाँ पर 0 हुई, और उसके बाद ये वापस से इंक्रीज होती है और यहाँ पर वापस से 0 हो जाती है। समझे मेरा बात को? यहाँ पर नोड की संख्या कितनी है, यहाँ जितने भी नोड्स हैं ये 0 है, यहाँ पर एक भी नोड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एक नोड मिल रहा है, ये नोड है, ये क्या है, यहाँ पर ये नोड दिखाई दे रहा है। तो एस ऑर्बिटल के लिए आप याद रख लें कि नोड की संख्या क्या, नंबर ऑफ नोड्स, इसकी वैल्यू n-1 होती है, ये याद रखो। किसके लिए है ये, एस ऑर्बिटल के लिए। एस ऑर्बिटल के 1s है, नोड एक भी नहीं होगा, 2s है तो एक नोड होगा, 3s है तो 2 नोड होगा। अभी हम यहाँ 3s बनाए तो देखो 3s ऐसे बन जाएगा, ये मैं 3s आकार आपके सामने बना रहा हूं ये इस तरह से। अब ये एक नोड आ गया, एक नोड आ गया, ये 3s के लिए 2 नोड मिल गए। यहां हम लिखेंगे n की वैल्यू कितनी 3, l की वैल्यू कितनी 0, यानी कि ये 3s हो गया, और नोड्स यहां पर कितने हो गए, नोड्स यहां पर 2 हो गए। तो वो जैसे हमने कहा n-1, तो n-1 से यहां पर 2 नोड मिलते हैं। तो हमें यहां पर हमने रेडियल वेव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स देखे, उसमें हमने साई के साथ और आर में प्लॉट किया ग्राफ, एक तरफ वेव फंक्शन और एक तरफ डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं हमें किस प्रकार से हमें ये ग्राफ मिलेंगे। यहाँ से हम इस प्रकार के डायग्राम जो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किस प्रकार मिलेगी। अब 3s के लिए यहाँ आ जाएगा, आप देखो ये पहले यहाँ पर कम होता चला गया, इसके बाद ये यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया, वापस से बढ़ा, उसके बाद वापस 0 हो गया। अब ये यहाँ पर ये 3s है, आपके पास समझ में आ रही है, ये इस तरह से ये 3s है। यहाँ पर हम इसको 3s के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जब 3s के लिए बनाएंगे तो आप देख लोगे यहाँ पर आपको एक नोड ये मिल रहा है और एक नोड ये मिल रहा है, ये 2 नोड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 2 नोड है, और नोड क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। तो आज की क्लास में आपको 2 बातें हमने सीखी। सबसे पहले हमने सीखा पोलर स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पोलर स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका हमने पहले पोलर स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स सीखा, आर, थीटा और फाई का सीखा। उसके बाद फिर हमने कहा कि 2 प्रकार के इसमें वेव फंक्शन को हमने माना, एक रेडियल वेव फंक्शन और एक एंगुलर वेव फंक्शन। और उसके बाद हमने रेडियल वेव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को सीखा। अब एग्जाम में आपके पास आए कि 1s के लिए या 2s ऑर्बिटल के लिए या 3s ऑर्बिटल या किसी के लिए बनाने को आए, तो आप इसमें आसानी से इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को बना सकते हैं। ध्यान रखें ये वेव फंक्शन के लिए है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को r को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने शुरू में डायग्राम में आपको समझाया था। धन्यवाद।